अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। और हम लोगों ने सिलेबस में से विटामिन का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हमने फैट सोलेबल पढ़ लिए, नॉन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, विटामिन सी था जिसके अंदर, वाटर सोलेबल था। और अब वाटर सोलेबल में से हम बी कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ेंगे, जिसमें से हमने B1 B2 पढ़ लिया था। आज हम अपना रिमेनिंग विटामिन पढ़ के इस हेडिंग को एंड कर लेंगे। इसके अंदर आने वाले विटामिन B3 B5 और B7 को आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम B3 से स्टार्ट करते हैं। B3 जो है वो इसको निकोटीन या फिर निकोटोनिक एसिड या फिर नियासिन बोलते हैं। अदर नेम इज़ द पेल्गरा प्रिवेंटिव फैक्टर ऑफ द गोल्डबर्ग PP फैक्टर। ठीक है, ये सिनोनिम है या दूसरे नाम है विटामिन B3 के। नियासिन, निकोटोनिक एसिड या PP फैक्टर। नियासिन जो है वो हमारे पास पायरिडीन का डेरिवेटिव है। पायरिडीन, अगर हम केमिकली इसके स्ट्रक्चर की बात करें नियासिन के, तो पायरिडीन के कार्बन नंबर 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। द स्ट्रक्चर विल बी द नियासिन। ठीक है, मोस्टली जो नियासिन है बॉडी के अंदर वो अपनी अमाइड फॉर्म के अंदर रहता है, यानी जब उसके साथ अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाएगा तो दैट विल बी द निकोटीन अमाइड या फिर नियासिन अमाइड। ठीक है, टिश्यू में जो नियासिन है वो अपनी अमाइड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अमाइड फॉर्म निकोटिनिक अमाइड होती है, निकोटीन अमाइड होती है या नियासिन अमाइड होती है। अच्छा जी, अब जो है इसकी दो जो हैं वो एक्टिव फॉर्म्स होती हैं। ये दो कोएंजाइम्स होते हैं, ये जो कोएंजाइम्स हैं उनके नाम है NAD+ एंड NADP+। यहाँ पे आपने प्लस ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये प्लस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नाइट्रोजन एटम है पायरिडीन रिंग के अंदर लगा हुआ वो अपनी क्वाटर्नरी स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि निकोटीन अमाइड जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है लार्जली, जिसमें पायरिडीन जो है वो लिंक्ड होती है विद दैट ऑफ द डी राइबोज रेजिड्यू। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पायरिडीन ये जो निकोटीन अमाइड है, ये इसका जो नाइट्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, दो राइबोज रेजिड्यूज हैं और दो फॉस्फेट ग्रुप हैं। ये भी हम देखेंगे कि ये NAD का स्ट्रक्चर है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास NAD+ जो है उसके अंदर क्या है। अभी हम देख कर आए कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ निकोटीन अमाइड है। ठीक है, और हमारे पास दो डी राइबोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, दो फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक जो होगा वो किसका होगा, एडेनिन का होगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनिन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डी राइबोज, दो फॉस्फेट के होंगे और एक हमारे पास अमाइड ग्रुप होगा, निकोटीन अमाइड होगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD+। और इसी तरह से हमारे पास NADP+ का भी होता है। यहाँ पे सिर्फ आपने एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देना है टू द सेकेंड पोजिशन ऑफ द डी राइबोज। ठीक हो गया, ये NAD हो गया। अब NAD हो या NADP+ हो, ये क्या करते हैं, अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर इसको हम इनके नाम से पहले डाई लगा देते हैं। ठीक है, NAD+ या NADP+ तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर होंगे ना, लेकिन जब ये रिड्यूस होंगे तो इन्हीं नामों के आगे हमने क्या लगा देना है, NAD+ क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और NADP क्या है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनके नामों के आगे हमने डाई लगा देना है। फॉर एग्जांपल अब ये क्या होगा, अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर NADH की फॉर्म में होगा, तो फिर इसका नाम क्या बन जाएगा, निकोटीन डाई हाइड्रो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद इसकी सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, निकोटीन अमाइड आएगा, नियासिन आएगा और ट्रिप्टोफैन आएगा फ्रॉम द डाइट। ठीक है, ये जो निकोटीन अमाइड है ये डिग्रेडेशन ऑफ NAD+ और NADP+ से बनता है। ठीक है, यानी NAD टूटेगा और उससे हमें निकोटीन अमाइड मिलेगा। निकोटीन अमाइड, नियासिन और ट्रिप्टोफैन तीनों ये चीज़ें जो हैं ये रॉ मटेरियल के तौर पर काम करेंगी, यानी ये फॉर द सिंथेसिस ऑफ NAD+ और NADP+ के लिए यूज़ होंगी।
अब इसकी सिंथेसिस किस तरह से है कि हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस आएंगे और वो हमारे पास क्या बना देंगे, सिंथेसिस करेंगे। हमने सबसे पहले कहा कि हमारे पास निकोटीन अमाइड जो है वो किससे आएगी, डिग्रेडेशन ऑफ NADP और NADP प्लस, ठीक है। अब इस निकोटीन अमाइड की डी अमाइनेशन होगी, यानी जब इसकी डी अमाइनेशन होगी तो इट मीन्स ये जो NH2 ग्रुप था ये रिलीज हो जाएगा, और जब NH2 ग्रुप रिलीज हो जाएगा तो पीछे बचने वाला जो होगा मॉलिक्यूल दैट विल बी द नियासिन। अभी हम देख कर आए थोड़ी देर पहले, तो डी अमाइनेशन होगी, ये नियासिन ट्रिप्टोफैन के अंदर जाएगा, ट्रिप्टोफैन जो है वो क्विनोलिनेट के अंदर जाएगा और ये हमारे पास निकोटिनेट बना देगा। ये निकोटिनेट जो है वो सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजर के हमारे पास NAD प्लस बना देगा। ये सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या है कि हमारे पास, हमने सबसे पहले देख लिया कि डी अमाइनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास नियासिन जो है वो निकोटिनामाइड की डी अमाइनेशन होगी, फिर नियासिन बनेगा, नियासिन जो है वो क्या बनाएगा, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन जो है वो क्विनोलिनेट के अंदर जाएगा, वो क्विनोलिनेट जो है वो जाएगा निकोटीन मोनोन्यूक्लिएट के अंदर, ये अल्टीमेटली जो है ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, NAD प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से जो जो मॉलिक्यूल वो देखेंगे हम, अब वो मॉलिक्यूल देखेंगे जो अपने अपने मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐड करें, यानी ग्लूटामेट जो है वो अमाइड ग्रुप देगा टू द NAD प्लस, और इसी तरह से हमारे पास जो फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है वो राइबोस फॉस्फेट देगा, ATP जो है वो MP मोइटी देगा NAD प्लस को। इस तरह से हमारे पास NAD जो प्लस का स्ट्रक्चर है या जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये थी सिंथेसिस के किस तरह से निकोटीन अमाइड डिग्रेडेशन से बना, उसकी डीअमाइनेशन हुई, नियासिन ट्रिप्टोफैन क्विनोलिनेट वो निकोटीन मोनोन्यूक्लियोटाइड के गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन आएंगे और वो हमारे पास किस में रिजल्ट होंगे, दैट विल रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ NAD प्लस। अच्छा जी, अब निकोटीन अमाइड जो है वो क्योंकि हम अभी पढ़ कर आए कि वो डिग्रेडेशन ऑफ NAD प्लस या NAD प्लस से NAD प्लस की डिग्रेडेशन से निकोटीन अमाइड बनता है, ठीक है। अब ये जो निकोटीन अमाइड है इसकी एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होगी, N-मिथाइल निकोटीन अमाइड की फॉर्म में होगी या फिर निकोटोनिक एसिड की फॉर्म में जो है वो यूरिन के साथ रिलीज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसकी अकरेंस एंड फूड सोर्सेज, कि हमारे पास दोनों निकोटीन अमाइड हो या कोएंजाइम हो, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास लिवर, किडनी, मीट और फिश वगैरह आते हैं। वेजिटेबल सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास लेग्यूम्स, ठीक है, नट्स और सर्टेन ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आ जाती हैं। यीस्ट जो है वो हमारे पास पर्टिकुलरली रिच सोर्स है ऑफ द बायो निकोटिनिक अमाइड या फिर हमारे पास कोएंजाइम्स का NAD प्लस या NADP प्लस का। अगर हम बात करें पुअर सोर्सेज के तो इसमें हमारे पास जो फ्रूट्स हैं, मिल्क है और एग है, ये पुअर सोर्सेज हैं ऑफ निकोटिनामाइड। अब हम बायोकेमिकल फंक्शंस देखते हैं कि इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो कैटेलाइज किए जाते हैं बाय द कोएंजाइम A, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में, रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाएंगे। अभी हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से इसकी रिडक्शन होगी और मॉलिक्यूल्स की, और फिर ये रिवर्स बैक किया जाएगा टू देयर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इस तरह से होता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उससे हमारे पास एक हाइड्राइड आयन जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है बाय द NAD प्लस मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब ये H माइनस आयन जो है ये माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा इस पॉजिटिव को और ये H जो है ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर चला जाएगा। इस तरह से रिडक्शन हो जाएगी NAD प्लस मॉलिक्यूल की इनटू NADH, और एक और जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस आयन वो रिलीज कर दिया जाएगा इनटू द मीडियम। ये सारा रिएक्शन के हम सबस्ट्रेट से NAD मॉलिक्यूल जो है वो क्या लेता है, सबस्ट्रेट,
ठीक है, NAD प्लस NADH रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर चला जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। हाइड्राइड आयन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पायरिडिन रिंग की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन के लिए हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स हैं रिंग के, एक तो हमारे पास नाइट्रोजन होगा और एक हमारे पास 4th कार्बन होगा ऑफ दैट ऑफ द पायरिडिन रिंग, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये था हमारे पास रिएक्शन जिसमें हमारे पास NAD जो थी वो रिड्यूस हो रही थी इनटू NADH। रिवर्स रिएक्शन कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगी, NADH ऑक्सीडाइज हो जाएगी इनटू द NAD+। फिर से बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन इसका ऑपोजिट, इन तीनों का ऑपोजिट जो होगा वो रिडक्शन होगी। अब NADH ऑक्सीडाइज हो रही है इनटू NAD+। जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखी NAD+ की, इसी तरह से NADP की भी सेम इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। और ये भी जैसे NAD+ रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर काम करता है, इसी तरह से NADP+ भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर काम करता है। अब क्योंकि ये कोएंजाइम्स हैं तो ये लूजली बाइंड किए हुए होते हैं विद द एंजाइम और इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं विद दैट ऑफ द एंजाइम बाय द डायलाइसिस प्रोसेस। अब हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे उसने 3-4 सिनेरियोज बताए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि टोटली एक्सक्लूसिवली डिपेंड करते हैं ऑन द NAD+। कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ NADP+ रिक्वायर्ड है, कुछ को या NAD+ चाहिए या NADP+ चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनको NADP+ चाहिए, टोटली NADP+ डिपेंडेंट है, और कुछ NADPH पे डिपेंड करते हैं। ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो आपको नीचे टेबल में दिए हुए हैं कि किस एंजाइम को किस फॉर्म के अंदर कोएंजाइम रिक्वायर्ड है। रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा हमारे पास जो NADP जो है वो काम करता है, ठीक है, वो ये है कि ये सोर्स है ADP राइबोस का, ठीक है, यानी कि ADP राइबोस प्रोवाइड करेगा किस प्रोसेस के लिए, ADP राइबोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन के लिए एंड पॉली ADP राइबोसाइलेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स की ADP राइबोसाइलेशन होगी तो ADP राइबोस प्रोवाइड करेगा, और इसी तरह से जब न्यूक्लियोप्रोटीन्स की ADP राइबोसाइलेशन होगी तो फिर इसी तरह से क्या करेगा, ADP राइबोस प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास टेबल है जिसके अंदर उसने बताया हुआ। इसमें बहुत सारे जो हैं वो आपके रिएक्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 से 2 या 3 जो है वो कर लें। अगेन वही बात कि जो भी करें वो बहुत अच्छे तरीके से करें कि आपके मिस्टेक कम से कम हो। नुमान आपके लिए ये सजेशन होगी कि आप वो रिएक्शंस लेना इस सारे टेबल में से जो आप प्रीवियस सिलेबस के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ कर आए हैं। उसके एक तो बेनिफिट ये होगा कि आप वापस पीछे जाओगे, सारा देखोगे, पिछला भी रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपकी एक उसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर जो है वो कमांड हो जाएगी और चांसेस ऑफ मिस्टेक जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ये सारे टेबल में से मैं कुछ बताऊंगी। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म हैं जो कि NAD+ डिपेंडेंट हैं, यानी हमारे पास एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है वो अपनी फंक्शनिंग के लिए NAD+ पे डिपेंड करता है। Another enzyme, ठीक है, या another reaction which is catalyzed by the lactate dehydrogenase। रिएक्शन क्या है कि पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द लैक्टेट, और ये जो कन्वर्जन है ये डिपेंड करती है ऑन द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो NAD+ पे डिपेंड कर रहा होता है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। लिपिड मेटाबॉलिज्म में से अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो है एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा विद हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए NAD+ पे डिपेंड करता है।
ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो अल्फा कीटो एसिड्स ऑफ द ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है एसाइल कोएंजाइम थायोईस्टर्स के अंदर, और ये एंजाइम जो अपने फंक्शन के लिए NAD+ पे डिपेंड करता है। इसी तरह से बाकी सारे रिएक्शंस हैं, आप इसमें से जो चाहें, इट्स अप टू यू कि आपको जो इजी टू रिमेंबर है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने वो करना है। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस की। अभी हमने इसको PP फैक्टर बोला था कि अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास एक डिजीज़ आती है, दैट विल बी द पेल्गेरा डिजीज़। इस डिजीज़ के जो साइन एंड सिम्टम है वो 3D से रिलेट करते हैं, यानी 3D होंगे। कौन कौन से? डायरिया होगा, डर्माटाइटिस होगा, डिमेंशिया होगा। डर्माटाइटिस का मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन होगी, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, और डर्माटाइटिस मीन्स स्किन की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब स्किन की इन्फ्लेमेशन उन एरियाज़ में होगी जो कि एक्सपोज होंगे टू द सनलाइट, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल नेक, हैंड्स, फीट्स वगैरह, जो जिनका एक्सपोजर होगा टू दैट ऑफ द सनलाइट। और डेफिशिएंसी की वजह से जब ऐसे साइट ऑफ द स्किन एक्सपोज होगी तो फिर वहाँ पे हमारे पास रैशेस, स्किन रैशेस या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा होगा स्किन के ऊपर। अदर वन द सिम्टम, ठीक है, डायरिया। अब डायरिया लूज स्टूल की फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑफन विद द ब्लड और द म्यूकस। तीसरा D जो है वो हमारे पास डिमेंशिया है। डिमेंशिया के अंदर जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी और पुअर मेमोरी है। इंसोम्निया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप। अब अगर तो ये कंडीशन अनट्रीटेड रहेगी तो चौथा D जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी द डेथ, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। ये था हमारा डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन के। इसके अंदर हमारे पास पेल्गेरा डिजीज़ आती है जिसमें 3D आते हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस, और अगर अनट्रीटेड होगा तो डेथ हो सकती है। पेल्गेरा हमारे पास मोस्टली उन लोगों के अंदर देखा गया जिनकी जो डाइट है वो कॉर्न या मेज़ है। अब कॉर्न या मेज़ के अंदर जो नियासिन है वो अपनी बाउंड फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ होता है, वो बॉडी को अवेलेबल नहीं होता। अब वो जुड़ा हुआ है, जब फ्री नहीं है तो बॉडी उसको कैसे अवेल करेगी और किस तरह से उसको अपनी सिंथेसिस में यूज़ करेगी। जब वो बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब डेफिशिएंसी होगी तो फिर हमारे पास डिजीज़ आ जाएगी। द नेक्स्ट इज़ पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, इसको हम विटामिन B5 भी बोलते हैं। जो दूसरी नाम है इस विटामिन के वो हमारे पास फिल्ट्रेट फैक्टर है या फिर चिक एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर के अंदर, और इसका मेटाबॉलिक रोल जो है या इसकी एक्टिव फॉर्म जो है कोएंजाइम A की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब जो पेंटोथेनिक एसिड है इसके अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, एक बीटा एलेनिन है और दूसरी हमारे पास पेंटोइक एसिड है। अब अगर आप ये देखें, दोनों पिक्चर्स हैं, एक पूरी प्रॉपर केमिकल फॉर्म में और एक रिटन फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम A हैं दोनों। इट्स अप टू यू, जो भी आपने करना है ध्यान से करना है। अगर आप केमिकल करेंगे तो आपको एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आप रिटन फॉर्म में करेंगे तब भी आपको ऑब्वियसली अच्छे से तो करना है, लेकिन वो उतना फोकस नहीं मांगेगा जितना, उतनी कंसंट्रेशन नहीं मांगेगा जितने आप केमिकल के लिए करेंगे। अब अगर हम देखें कि हमने क्या कहा कि हमारे पास पेंटोथेनिक एसिड जो है वो कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। बीटा एलेनिन जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है विद दैट ऑफ द क्या कहते हैं एसिड, दैट इज़ द पेंटोइक एसिड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो पेंटोइक एसिड है इसका दूसरा नाम जो है वो हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी डाईमिथाइल ब्यूटेरिक एसिड है। दो OH ग्रुप लगे होंगे, दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे ब्यूटेरिक एसिड के ऊपर, तो वो हमारे पास पेंटोइक एसिड बन जाएगा। ये पेंटोइक एसिड जब पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बीटा एलेनिन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम पेंटोथेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है।
अब हम सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए के जो है वो देखते हैं कि इस पेंटोथेनेट से जो भी हमने देखा कि बनेगा, पेंटोथेनेट सीरीज ऑफ रिएक्शन में जाता है और इस तरह से हमारे पास कोएंजाइम ए बन जाता है। वो सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या है कि सबसे पहले पेंटोथेनेट की फॉस्फोराइलेशन होगी जिसके अंदर सिस्टीन ऐड किया जाएगा, फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगी, फिर हमारे पास AMP मोइटी जो है वो ऐड किया जाएगा, फिर फॉस्फेट ऐड किया जाएगा और दैट विल रिजल्ट इन द कोएंजाइम ए। स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम ए की बात करें तो फिर ये क्या करता है, पेंटोथेनिक एसिड जो है वो ज्वाइन हुआ हुआ विद दैट ऑफ द थायोएथेनॉल अमीन एट वन एंड ये हमारे पास पेंटोथेनिक एसिड था, ठीक है। ये पेंटोथेनिक एसिड जो है वो हमारे पास किससे जुड़ा हुआ है, थायोएथेनॉल अमीन एट वन एंड द फॉस्फेट लिंकेज ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो कोएंजाइम ए है वो उसका स्ट्रक्चर है। अब ये पेंटोइक एसिड जो है वो पेप्टाइड क्या कहते हैं फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू जो है वो जुड़ा हुआ विद दैट ऑफ द एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो एडिनाइलिक एसिड पर कंसिस्ट कर रहा है। अब एडिनाइलिक एसिड जो है उसके अंदर क्या क्या पड़े हुए हैं, हमारे पास एक एडेनिन का मॉलिक्यूल है और इस एडेनिन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो हमारे पास क्या जुड़ी हुई है, फॉस्फेट लिंकेज है विद दैट ऑफ द राइबोज ऑफ द कार्बन 3। राइबोज के कार्बन 3 के साथ फॉस्फेट लिंक्ड एडेनिन जुड़ी हुई है। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ कोएंजाइम ए है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो ह्यूमन टिश्यूज हैं वो पेंटोथेनिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, दे आर अनेबल टू सिंथेसाइज द पेंटोथेनिक एसिड। तो हमारा जो पेंटोथेनिक एसिड है उसका जो लेवल होगा बॉडी के अंदर वो टोटली डाइट डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बॉडी खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर रही तो फिर डाइट से उसको लेंगे या फिर हमारे पास एक और सोर्स होता है जो कि हम जो इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ बैक्टीरिया का फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है वो इसको सिंथेसाइज करता है। ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं ऑफ दिस विटामिन। अगर हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो जो एक्सीलेंट सोर्सेज हैं उसके अंदर आता है किडनी, लिवर, एग यॉक वगैरह। फिर सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो है वो चिकन, सर्टन फिशेस वगैरह, स्वीट पोटैटोस वगैरह आ जाती हैं, जबकि पुअर सोर्सेज जो है वो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं। ये हमारे पास डाइटरी सोर्सेज हो गए। दूसरा सोर्स हमारे पास इंटेस्टाइनल फ्लोरा था। ये दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो हमारे पास इस विटामिन को प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन की कि जो फंक्शंस विटामिन प्रोवाइड कर रहा है, ये जो फंक्शंस ये विटामिन बॉडी के अंदर कर रहा है वो कोएंजाइम ए के थ्रू कर रहा है, यानी कोएंजाइम ए की फॉर्म में जो है ये विटामिन फंक्शन कर रहा है। कोएंजाइम ए जो है वो हमारे पास बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सेंट्रल मॉलिक्यूल है। मोर देन 70 ऐसे एंजाइम्स हमें पता हैं जो कि CoA डिपेंडेंट है, यानी जिनको अपनी फंक्शनिंग के लिए कोएंजाइम ए रिक्वायर्ड है। अब ये जो कोएंजाइम ए है इसके पास एक टर्मिनल थायोल या सल्फाइड्रल ग्रुप पड़ा हुआ है, यानी SH ग्रुप पड़ा हुआ है जो कि रिएक्टिव साइट है। इस तरह से हमारे पास कोएंजाइम ए जो है वो क्या है, SH के साथ जो है वो जुड़ता है और इस तरह से कोएंजाइम ए और SH जो है वो यूज़ किया जाता है इन मैनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ये सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए था कि हमारे पास पेंटोइक एसिड बीटा एलेनिन के साथ जुड़ता है तो पेंटोथेनिक एसिड बनता है। ये पेंटोथेनिक एसिड जो है वो एथेनॉल अमीन के साथ मिलके हमारे पास पेंटोनेट बना देता है, ठीक है। पेंटोनेट जो है वो सिस्टीन और फिर हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं और ये दैट सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम ए। अब अगर ये कोएंजाइम ए जो है जिस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा वो नाम बन जाएगा उसका, ठीक है। यानी अगर आप ये देखें कोएंजाइम ए जो है ये कॉमन स्ट्रक्चर है तीनों के अंदर। अब ये कोएंजाइम ए अगर तो एसाइल ग्रुप के साथ यानी फ्री फैटी एसिड के साथ जुड़ेगा तो उसको हम एसाइल कोएंजाइम ए कह देंगे, और अगर ये एसिटाइल के साथ जुड़ेगा तो इसको एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे। इफ़ बाइंडिंग सबस्ट्रेट इज द सक्सिनेट तो फिर हम इसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बोल देंगे। इस तरह से ये इसको हम मतलब नेमिंग देंगे कोएंजाइम ए की। अब कोएंजाइम ए जो है वो सर्व करता है एज ए कैरियर ऑफ एक्टिवेटेड एसिटाइल और एसाइल ग्रुप्स।
comparable with the ATP which is a carrier of activated phosphoryl group. यानी कोएंजाइम ए क्या काम करता है, कोएंजाइम ए जो है वो एसिटाइल या एसाइल ग्रुप का कैरियर है, जिस तरह से एटीपी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक्टिवेटेड फॉस्फोराइल ग्रुप देती है दूसरों को। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। वो कौन कौन सी रिएक्शन है, एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन हो गया, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, आपका फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज होगी, यूटिलाइज्ड बाय डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑक्सैलोएसीटेट टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड व्हिच इनिशिएट्स द टीसीए साइकिल। अब आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास टीसीए साइकिल की इनिशिएशन के लिए ऑक्सैलोएसीटेट रिक्वायर्ड था, ठीक है। ये मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में भी बताया था कि हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट होगा तो वो सिट्रेट के साथ पायरुवेट के साथ मिल के सिट्रेट बनाएगा। तो फिर जब तक उस साइकिल का इनिशिएटिव नहीं होगा जिससे मिलकर उसने सिट्रेट बनाना है और साइकिल शुरू होना है, तो फिर आपका मतलब साइकिल शुरू नहीं हो सकेगा। अब हम डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस देखेंगे। कोई ऐसी स्पेसिफिक डिजीज़ अभी तक ह्यूमन के अंदर जो है वो हमें नहीं मिली जो कि पर्टिकुलरली इस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेट करेगी, क्योंकि इसकी वाइड सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि नेचर के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अलावा ऑल्दो बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, लेकिन फूड के अंदर बहुत सारी फूड के अंदर पड़ा हुआ है, और आपकी जो बैक्टीरियल फ्लोरा है जो इंटेस्टाइन का, वो उसको सिंथेसाइज करता है। लेकिन इट डजंट मीन कि इसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स जो हैं वो देखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं, डर्माटाइटिस है, लॉस ऑफ हेयर है, जीआई मैनिफेस्टेशन की बात करें तो गैस्ट्राइटिस है और एंटीराइटिस है। अगेन आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, ITIS मीन्स इन्फ्लेमेशन, और जो गैस्ट्रो का वर्ड होता है वो स्टमक से रिलेटेड होता है, यानी जब आपके स्टमक की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन होगी तो दैट विल बी द गैस्ट्राइटिस, और एंटीराइटिस का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन। तो जीआई के अंदर गैस्ट्राइटिस होगा, एंटीराइटिस होगा, अल्सरेशन होगी, या फिर हेमरेजिक डायरिया होगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन की डिजेनरेशन होगी, जो पेरिफेरल नर्व्स में इंसुलेटेड शीथ होती है अराउंड द एक्सॉन्स, वो माइलिन शीथ होती है, ठीक है। उसकी जब डिग्रेडेशन होगी ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास डिजेनरेटिव चेंजेस होंगी पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया के अंदर। ये था हमारा विटामिन B5। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 के जो दूसरे नाम हैं वो हमारे पास बायोस होता है, विटामिन H है, या फिर कोएंजाइम R है, या फिर एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर है। इसके ये नाम क्यों है ये आगे हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। ये वो एंजाइम है जो कि सल्फर कंटेनिंग B कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये विटामिन जो है वो दो फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की से बनता है, ठीक है, यानी दो रिंग्स जो है वो फ्यूज हुई हुई होंगी, और एक रिंग के एंड पे हमारे पास वल्केरिक एसिड जो है वो जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर मिलके हमारे पास क्या बना देता है, विटामिन B7 या बायोटिन का स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें से कौन सी रिंग है, एक हमारे पास जो होगी वो इमेजिडोल रिंग होगी, ठीक है, और दूसरी जो रिंग है वो हमारे पास जो है वो थायोपिन रिंग है, ठीक है। इस थायोपिन रिंग के साथ हमारे पास वल्केरिक एसिड जो है वो जुड़ा हुआ है, और ये है हमारा टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द बायोटिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ओके, तो बायोटिन जो है अब वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म या फिर बाउंड फॉर्म के अंदर। हमारे पास टू फॉर्म्स विद एसेंशियली आइडेंटिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी दो फॉर्म्स में जो है वो देखा गया, एक अल्फा बायोटिन और एक बीटा बायोटिन, दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल हैं इन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। एक अल्फा बायोटिन है और एक बीटा बायोटिन है। जो अल्फा बायोटिन है वो एग यॉक के अंदर है, और जो बीटा बायोटिन है वो लीवर के अंदर है। और जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू फॉर्म्स,
वो सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड चेन की नेचर के अंदर डिफरेंस आ रहा है। फिर अगेन वही बात, क्या फ्री फॉर्म में है या फिर बाउंड फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है, बाइंड हुई भी होगी तो बायोसाइटिन होगी, ठीक है, या फिर डेस्टीबायोटिन होगी या ऑक्सीबायोटिन होगी। बायोसाइटिन जो है वो हम कहते हैं कि बायोसाइटिन इज द को एंजाइम या एक्टिव फॉर्म ऑफ द बायोटिन, ठीक है, ओके। अब बायोटिन जो है वो कोवेलेंटली बाउंड करती है विद दैट ऑफ द सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप ऑफ द लाइसिन टू फॉर्म द बायोटिन इन एंजाइम्स, ठीक है। अब क्या होगा, बायोसाइटिन जो है वो रिगार्ड की जाती है एज द कोएंजाइम ऑफ द बायोटिन। डेस्टीबायोटिन एंड ऑक्सीबायोटिन जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ द यीस्ट एंड बैक्टीरिया के अंदर। बायोटिन एक लिमिटेड एक्सटेंट के अंदर लीवर या किडनी के अंदर स्टोर की जाती है, इसको एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के थ्रू, फीसिस के थ्रू या मिल्क के थ्रू। जो फीकल एब्जॉर्प्शन है वो प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स द अनएब्जॉर्ब्ड जो बायोटिन है सिंथेसाइज्ड बाय द, अगर आपका फीसिस के थ्रू रिमूवल हो रहा है तो वो ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा इसको सिंथेसाइज कर रहा है उसकी अनएबल है टू एब्जॉर्ब, और इस वजह से जो है वो बॉडी से बाहर जा रहा है। इट इज़ अगेन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम रिच सोर्सेज की बात करें तो एनिमल सोर्सेज के अंदर हमारे पास लीवर, किडनी, मिल्क वगैरह आ जाएंगे, वेजिटेबल सोर्सेज आ जाएंगी, ठीक है, टोमेटोज, लेग्यूम्स वगैरह आ जाएंगी, और हमारे पास एक्सपोनेंशियली लार्ज अमाउंट के अंदर पड़ा हुआ है रेड रॉयल जेली के अंदर। पिछले विटामिन B5 की तरह विटामिन B7 जो है वो भी बॉडी जो है वो अनेबल है टू सिंथेसाइज, तो इस वजह से हम इसको डाइट के थ्रू जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। डाइट के साथ साथ अगेन वही कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा पड़ा हुआ होगा, बैक्टीरियल फ्लोरा, वो सिंथेसाइज करेगा, और ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो आपकी बॉडी लेवल ऑफ दिस विटामिन को पूरा करेंगे। बायोटिन क्या करता है, बायोटिन सर्व करता है एज ए कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, यानी ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो होंगे बॉडी के अंदर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है पायरुवेट को इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, और इसमें से हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द कैटालाइसिस ऑफ दिस रिएक्शन। अब किस तरह से होगा कि ये एंजाइम जो है वो क्या करेगा, दिस एंजाइम हैज़ द बायोटिन बाउंड टू द एपो एंजाइम, इस एपो एंजाइम के साथ बायोटिन जो है वो बाउंड कर जाएगी। किस तरह से बाइंड करेगी, विद द सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप ऑफ द लाइसिन, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बना लेगी। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर जो लाइसिन पड़ी हुई है इसके सेकेंडरी अमाइनो एसिड के साथ ये बायोटिन जुड़ जाएगी, बायोटिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये बायोटिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, हैंड ओवर कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को टू द पायरुवेट, ठीक है, यानी पायरुवेट के अंदर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगा। अच्छा जी, हाँ, जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं उसके लिए आप फॉर्मूला याद रखें ABC, ठीक है, यानी आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, ATP रिक्वायर्ड है, बायोटिन रिक्वायर्ड है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है फॉर द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टू प्रोसीड। ये तीन चीज़ें होंगी तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। एज अ कोएंजाइम बायोटिन इन्वॉल्व इन मैनी ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर जो बायोटिन है वो यूज़ हो रहा है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जितने भी होंगे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर बायोटिन जो होगा वो एज अ को फैक्टर या एज अ कोएंजाइम जो है वो काम करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होती है पायरुवेट की टू ऑक्सैलोएसीटेट बाय बायोटिन डिपेंडेंट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, यानी ये दोनों जो साइकिल हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, इसके जो एंजाइम्स हैं वो बायोटिन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। Oxaloacetate so formed is also required for the continuous operation of the citric acid cycle. ग्लूकोनियोजेनेसिस हम पढ़ कर आए थे कि हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से हमें नया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, पायरुवेट की कन्वर्जन होती है टू द ऑक्सैलोएसीटेट
विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बायोटिन पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट जो बनता है वो रिक्वायर्ड है आपके तीसरी साइकिल को जो है वो रन करने के लिए। अदर फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, फैटी एसिड की सिंथेसिस है, ठीक है। किस तरह से होगा कि हमारे पास जो फैटी एसिड, ये हमारे पास पहला रिएक्शन था पायरुविक एसिड वाला। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो स्टार्टिंग मटेरियल होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ द क्या कहते हैं फैटी एसिड्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड इज कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये देखें हम एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसने किस में जाना है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर, एंड दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड बायोटिन एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और एटीपी मॉलिक्यूल। द अदर रिएक्शन, ठीक है, जो कि अगेन बायोटिन डिपेंडेंट है, वो है हमारे पास प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स सच एज द वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन वगैरह, ठीक है, एंड द डिग्रेडेशन ऑफ ऑल चेन फैटी एसिड्स। इसका जो डिपेंडेंट है वो इसका जो रिएक्शन है या एंजाइम है वो भी क्या है, बायोटिन डिपेंडेंट है, जिसमें हमारे पास प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए ने मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर जाना है। इस कन्वर्जन में जो एंजाइम है वो बायोटिन डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास ल्यूसीन का जो है वो मेटाबॉलिज्म दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो ल्यूसीन है वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए भी किस पे डिपेंड कर रही है, बायोटिन पे डिपेंड कर रही है। दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस जो कि कैटालाइज किए जा रहे थे बाय द एंजाइम्स विच आर बायोटिन डिपेंडेंट। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि बॉडी के अंदर जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं वो बायोटिन डिपेंडेंट हैं। ये MCQ वाइज और वाइवा वाइज इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होते हैं जो कि बायोटिन पे डिपेंडेंट नहीं करते। तो कौन से कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो डज नॉट रिक्वायर द बायोटिन, वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट इन द यूरिया साइकिल, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्यूरिन सिंथेसिस। ये दो रिएक्शंस हैं, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं जिनको बायोटिन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस की, कि हमने भी पढ़ा था कि हमारे पास जो एक तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत कम है। अगेन वही बात फिर कि ये इट डजंट मीन कि इसकी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती है, लेकिन चांसेस रेयर होते हैं। अब डेफिशिएंसी के यहाँ पे दो कॉजेज़ बताए हुए हैं कि या तो इस तरह से होगा कि आप प्रोलॉन्ग्ड जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड टर्म में सल्फोनामाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पड़ा हुआ वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। अब उसकी डिस्ट्रक्शन जो होगी दैट विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। दूसरा जो कॉज हो सकता है दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी, वो ये हो सकता है कि हम रॉ एग को हाई क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करें। अब इसकी कंजम्पशन किस तरह से जो है वो डेफिशिएंसी में आएगी, ये होता है कि जो रॉ एग वाइट होता है उसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है दैट इज़ द एविडिन प्रोटीन। ये एविडिन प्रोटीन जो है वो टाइटली बाइंड कर लेती है बायोटिन को अपने साथ। अब जब बायोटिन अपने साथ टाइटली बाइंड कर लेगी तो वो बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी इंटेस्टाइन से, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब वो बता रहे हैं कि कितनी परसेंट की कितनी क्वांटिटी जो है वो रिजल्ट्स इन द डेफिशिएंसी, कि हमारे पास अगर इनटेक जो है वो 20 रॉ एग्स पर डे होगा तो फिर हमारे पास बायोटिन डेफिशिएंसी आएगी। अगर आप माइनर क्वांटिटीज़ ले रहे हो, ओकेजनल रॉ एग ले रहे हो, तो फिर डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब क्या क्या हो सकता है, डर्माटाइटिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती हैं, आपकी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पेल हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, मसल पेन है, हाइपरेस्थेसिया है, डिप्रेशन है, एनीमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है। प्रॉम्प्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स अकर्ड व्हेन द बायोटिन कंसंट्रेट्स वाज गिवन, कि अगर आप बायोटिन की कंसंट्रेशन को ऐड कर दोगे तो फिर हमारे पास
इन सिम्टम्स में रिलीफ आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने वाइटामिन्स पढ़े, विटामिन B3 पढ़ा, B5 पढ़ा और B7 पढ़ा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जो आपको बात नहीं समझ आई वो आप लोग काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, और अपनी जो विटामिन की असाइनमेंट है वो प्लीज़ आप लोग करें, और जो भी आपको उसमें नहीं समझ आ रहा वो आप मुझसे पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।